अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमल के आखिरी 3 महीने में क्या क्या एहतियात आपको करनी चाहिए, इसके बारे में तफसीलन बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। इसके अलावा क्या खुराक लेनी चाहिए और क्या कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉमन मसले क्या आते हैं, किस तरीके से आप उनको अवॉइड कर सकते हैं, इसको जानने के लिए आखिर तक व्लॉग जरूर देखें। एक मिसकॉन्सेप्शन, इसमें मिसकॉन्सेप्शंस पे मैं ज़रूर, जो गलत फहमियाँ लोगों के जहन में, उस पर ज़रूर तफसील से बात करेंगे। एक बहुत बड़ा एक मिथ और मिसकॉन्सेप्शन जो हमारी सोसाइटी में बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा कॉमन होना शुरू हो गया है और मीडिया का उसके साथ बड़ा ताल्लुक है, वो ये है कि आखिरी 3 महीने में लोग समझ लेते हैं कि वज़न अब ज़्यादा हो रहा है तो अब हमने कंप्लीट बेड रेस्ट पे चले जाना है। बेड रेस्ट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कंप्लीट बेड रेस्ट आपको और आपके बच्चे दोनों को पेचीदगी की तरफ ले कर जा सकते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस ज़रूर हैं हमल में जिनमें आखिरी 3 महीनों में कंप्लीट बेड रेस्ट भी नॉर्मल है, होना चाहिए, लाजमी है। जिस तरीके से अगर कोई ऐसा मसला था जिसमें आपको वक्त से पहले दर्दें लगें, 5वें 6वें 7वें किसी भी महीने दर्दें लगें और फिर उनको अस्पताल में ड्रिप इंजेक्शन या किसी भी तरीके से उसको रोका गया, तो ज़्यादा इम्कान ये है कि ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में दोबारा भी दर्दें लगने का चांस हो सकता है, तो उसमें एहतियात हाँ बेहतर है, बेड रेस्ट करना बेहतर चीज़ है। या ऐसी कोई चीज़ थी जिसमें बच्चा दानी कमज़ोर थी, जो मतलब बार बार मिसकैरेज हो रहे थे, बच्चा ज़ाया हो रहा था, तो कोई टांका लगा दिया गया मिसकैरेज को, हमल ज़ाया होने को रोकने के लिए। उसमें भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड, वो भी किया जा सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी कंडीशन जिसमें पानी लीक हो रहा है, पानी लीक हो गया था ज़्यादा और पानी कम है, ऐसी किसी कंडीशन में भी किया जा सकता है। एक और कंडीशन जिसमें खून, जिसको आम जुबान में कि जी खून पड़ रहा है और आखिर में ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, उसमें मसला ये होता है कि आउल की पोजीशन इस तरीके से होती है कि ज़्यादा चलने फिरने से खून पड़ने का और ब्लीडिंग होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियाँ बच्चे के लिए होने का भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए चांस बढ़ सकता है। इन सब कंडीशंस के अलावा बेड रेस्ट कंप्लीट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। 90% मरीजों को बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। आखिरी 3 महीने में काम करें, हल्का फुल्का वॉक करें। वॉक करनी भी बहुत अच्छी चीज़ है आपकी, उससे जो एक्सरसाइज है, ऑक्सीजन लेवल आपका, उससे आपको डिलीवरी में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। तो चलें फिरें, एक्टिव अपने आप को रखें। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ी गलती करते हैं लोग कि पहले महीनों में बड़ी जल्दी होती है कि बड़ा खास तौर पे पहले महीने में ही अक्सर लोग आना शुरू हो जाते हैं कि जी जल्दी जल्दी चेकअप करवा लें और फिर आते रहते हैं, लेकिन आखिर में कि जी बस ठीक है, थक जाते हैं या तंग आ जाते हैं, वट एवर, लेकिन आखिर में उस तरीके से चेकअप नहीं कराते। हालांकि ज़्यादातर मरीजों को आखिरी 3 महीने में 15-15 दिन बाद भी आने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई पेचीदगी नहीं है, तो हाँ ठीक है। और दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि अपना शुगर और ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड ज़रूर रखें। घर में चेक कर लें अगर आपको डॉक्टर के पास जाने में प्रॉब्लम है, और अगर नहीं जा सकते तो कम से कम हफ्ते में एक बार, जो आखिरी 3 महीने में ज़रूर चेक करवाएं, और खाने के 2 घंटे बाद आप करवाएं या खाली पेट करवाएं। तो शुगर, क्योंकि जो शुगर और ब्लड प्रेशर है ना, वो ज़्यादातर आखिरी 2-3 महीनों में बढ़ जाता है। उसकी भी वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो स्ट्रेस लेवल और एग्जाइटी की वजह से भी, डिलीवरी आ रही है, पता नहीं क्या होना है और ये सारा, उसमें भी होता है, उसकी वजह से भी होता है। लेकिन हमारा जो फूड का सिस्टम है ना, हमारे खाने का, उसका भी बड़ा ताल्लुक है। उसका ताल्लुक ये है कि आखिरी 3 महीने में मैदा, चीनी, चावल, ये चीज़ें आपने कम से कम लेनी है। उसकी वजह क्या है कि इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनमें रिफाइंड किस्म के, जिनको कोशिश करनी है आपने अवॉइड करने की। आपने अगर लेने भी हैं तो सादे किस्म के लेने हैं या प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना है। ये जो चीज़ें हैं ना, जो सादा आटा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ख़ास तौर पे ज़्यादा छाना हुआ आटा नहीं है, वो आपके लिए बेहतर है। पानी, फ्रूट्स, सब्जियां, ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। लेकिन जो ज़्यादा जो मीठे वाली चीज़ें हैं, जिस तरीके से कोई मतलब डेजर्ट्स वगैरह हैं, आइसक्रीम है, या कोई भी इस किस्म की चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा डाला गया, उसको अवॉइड ही करें, या हफ्ते में कम से कम उसे एक टाइम तक कर दें। तो ये चीज़ जो कुछ लोग करते हैं कि जी दिल कर रहा है और क्रेविंग हो रही है और हर खाने के बाद ही मीठा चल रहा है, दिस इज़ नॉट राइट। स्पेशली इन द लास्ट ट्राइमेस्टर, आखिरी 3 महीने में तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी तो डाइट के हवाले से ये फिर लंबी हो जाएगी बात, तो कम्प्लीटली फिर कभी उसमें करेंगे। लेकिन हाँ, जो मेजर चीज़ें हैं ना, वो आपने ये करनी है कि एक तो शुगर और बीपी, ब्लड प्रेशर, वो आपने चेक करवाना है, और दूसरा जो ज़्यादा मीठे वाली चीज़ें ना, उनको अवॉइड करना है।
बेड रेस्ट की हमने शुरू में बात की थी वीलॉग के। कुछ लोग पूछते हैं कि अच्छा अगर बेड रेस्ट कर लेंगे तो क्या मसला हो जाएगा। उससे मसला ये हो जाता है कि आपका खून भी जम सकता है, खुदा ना खास्ता। खून जमने में क्या होगा, पेचीदगियाँ होंगी, आपके लिए भी होंगी, बच्चे के लिए भी होंगी, नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी कम होंगे, ये सब चीज़ें होंगी। आपके लिए बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। ऑब्वियसली उसकी कोई पेचीदगी होती है तो ही डॉक्टर आपको कह रहा होता है कि इसको अवॉइड करें, वरना आराम से उस तरह मसला कोई नहीं। लेकिन हाँ, आपके लिए हेल्थ कंडीशन ऐसी पैदा हो सकती हैं जो बाद में आपको प्रॉब्लम करे। खून आपका गाढ़ा हो सकता है, जमने के करीब भी जा सकता है। तो क्योंकि प्रेगनेंसी जो है ना, वो आम किसी शख्स के लाइफस्टाइल से बड़ी मुख्तलिफ होती है। उसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें कई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आ सकती हैं। तो उसके अलावा एक और चीज़ जो लोग करना भूल जाते हैं, और मैं वही बात ना कि आखिर तक आते आते शायद थक जाते हैं, तो HP नहीं अपनी चेक करते कि खून कितना कम है। वैसे तो अब HP का मतलब हीमोग्लोबिन का ज़्यादातर लोगों को मतलब पता है, फिर भी आसानी के लिए बताऊं कि खून की कमी को नहीं चेक करते। और अगर अब पेशेंट आ ही टर्म पर आया हमारे पास, यानी 9 महीने पर आया है, तो उसकी HP को हम कैसे करेक्ट करें, बहुत मुश्किल होता है। अगर तो आप 7वें 8वें महीने में चेक करवाते रहते हैं साथ साथ, क्योंकि यही वो महीने हैं जिनमें तेज़ी से कम होती है। अगर तो चेक करवाते रहते हैं तो फिर तो ईजी है ना कि आप ड्रिप्स लगा सकते हैं, आयरन की इंजेक्शंस भी हैं, कई चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं, तो पूरा कर सकते हैं। कई लोग समझते हैं कि हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो कमी नहीं होगी। ये जो प्रेगनेंसी है ना, ये एक ऐसी चीज़ है खासतौर पे जो आखिरी 7वें महीने के बाद से बहुत तेज़ी से HP कम होती है, खून की कमी बहुत तेज़ी से होती है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली अच्छी और बैलेंस डाइट नहीं है ना, तो फिर HP कम होने का चांस होता है। हमारे पास आने वाली प्रेग्नेंट या हामला खवातीन में अगर हमने 50 का टेस्ट करवाया है ना HP का, तो 2-3 की ही पूरी होती है आखिरी महीनों में, और बाकी की कमी होती है। तो इसलिए इसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर खून एक और अच्छा बेवकूफ़ी जो लोग करते हैं और बड़ा ही गलत और करते हैं, जुल्म करते हैं बल्कि, कि सोचते हैं कि HP कम है, खून कम है ना, आखिर में लगवा लेंगे, 8वें 9वें महीने में लगवा लेंगे। तो जो बच्चा वो पूरे 9 महीने खून की कमी के साथ रहा है और खून की कमी के साथ ही पैदा होगा, उसकी जो HP कम है, उसका कसूरवार कौन होगा, उसकी कमजोरी। तो ये ना करें, अपनी HP को साथ साथ करेक्ट करवाएं, और सप्लीमेंट्स भी ज़रूर लें, डाइट भी आयरन वाली फोलेट वाली अच्छी लें। लेकिन अगर नहीं पूरी हो रही HP तो ज़रूर IV की तरफ जाएं, ज़रूर आयरन लगवाएं, कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है लंबा चौड़ा। एक और चीज़ जो नहीं पता होती खवातीन को, कि आखिरी 3 महीने में वजाइनल इन्फेक्शन या वजाइनाइटिस, बहुत सारे जो वजाइना के इन्फेक्शन है वो होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी भी कम हो रही होती है, इन्फेक्शंस बड़ी तेज़ी से हमला कर रही होती हैं। उसकी अलामात क्या हैं, पेशाब में आपको जलन हो सकती है, पेशाब करने के बाद दर्द हो सकता है, बार बार पेशाब आना, यूरिन बार बार आना, या इचिंग, खारिश वजाइना में बार बार होते रहना, ये सब चीज़ें उसकी अलामत हो सकती हैं। करना आपने क्या है, आपने डॉक्टर के पास जाना है और अपनी उसके हिसाब से मेडिकेशन करनी है, उसको जिन चीज़ों की वजह से हो रहा है उसको अवॉइड करना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको देखकर, जिन पर अमल करके आप अपने आखिरी 3 महीने बेहतर कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर अपना मोड ऑफ डिलीवरी, कि आपने नॉर्मल लेबर का ट्रायल लेना है या सिजेरियन करवाना है, क्या कोई इंडिकेशन है सिजेरियन की या क्या चीज़, तो ये चीज़ें भी ज़रूर डिस्कस करें आप, क्योंकि इसके हवाले से भी ख़वातीन के माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, लेकिन वो झिझक की वजह से डॉक्टर्स के पास चूँकि टाइम नहीं होता तो वो ये बातें नहीं कर पा रही होती। ये ज़रूर पूछें, ये ज़रूर डिस्कस करें। और जो ख़ास तौर पर अब मोड ऑफ डिलीवरी की मैं बात कर रही हूँ, तो एक ये भी चीज़ एडअप करती चलूँ कि जो मैं मीठे का आपको कह रही हूँ कि खुदा न खास्ता शुगर हो सकती है, तो फिर उसका एक ये मसला भी होता है ना कि अगर वज़न बहुत ज़्यादा बच्चे का बढ़ गया तो वो भी नॉर्मली नहीं डिलीवर हो सकता। गुड साइज बेबी इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन फॉर सिजेरियन, कि अगर आपके बच्चे का साइज़ ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है और कोई शुगर हो गई आपको, तो उसी वजह से भी फिर आपको ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो ये ज़रूर चीज़ें अपने जहन में रखें, अपने खाने पीने को उसके हिसाब से रेगुलेट करें, मेडिकेशन अपनी को, अपनी HP को, और इन सब चीज़ों को, इनके हवाले से अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई माइंड में आपके सवाल आ रहा है, तो काइंडली वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में छोड़ें, इंशाल्लाह आपको इसका ज़रूर जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज़।